नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि आपका बनाने वाला दिन और भी बेहतर हो। उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 9 वन शॉट। आज सबका सब मैं पूरा एक साथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, पूरा देखना वीडियो, क्योंकि आपको मैं सारे के सारे थ्योरीज, सारे के सारे मॉडल्स का एक एग्जाम टिप देने वाला हूँ, जो कि आप लिख के रख लो, एग्जाम में आने वाला है। और ये सारे नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप जाके लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो बिना कोई देरी के बढ़ते हैं हम हमारे कौन से टॉपिक में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलो, तो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है, एटम क्या है ना, एटम सबसे छोटी चीज है दुनिया में। छोटी चीज देखने से पहले क्या बोलते हैं हमेशा, ऑलवेज सी द बिगर पिक्चर। तो हम पहले बिगर पिक्चर देखते हैं। व्हाट इज मैटर, है क्या मैटर? मैटर इज एवरीथिंग। ये जो फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो भी मैटर से बना है। पेड़ पौधे, ये जो आप ये देख रहे हो मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये बुक्स है, पेड़ है, आइस क्यूब है, सब मैटर से ही बना है। जब उसके अंदर जूम इन करते हो, पार्टिकल्स आते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स को आप जब जूम इन करते हो ना फर्दर, यही पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम्स। ये पढ़ लो भाई, ये बहुत काम आने वाला है आपको। ये पूरा केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। तुम केमिस्ट्री में कुछ पढ़ नहीं सकते हो एटम्स के बिना। तुम्हारा पूरा पीरियोडिक टेबल ही एटम्स के ऊपर बेस्ड है। क्या कर लोगे एटम्स के, कुछ नहीं। इसी ये बहुत फाउंडेशनल टॉपिक है। जैसे हमारा बिल्डिंग होता है ना, बिल्डिंग का जितना नीचे जाओगे आप, जितना फाउंडेशन नीचे जाता है उतना ही ऊपर वो बिल्डिंग जाता है। वैसे ही हम इसमें डीप जाने वाले, जिसकी हम इसके ऊपर आप केमिस्ट्री में जो भी और पढ़ोगे वो इसके ऊपर आप अच्छे से और बहुत ऊपर तक बिल्ड कर सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी एटम तो हमने देख लिया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे रोल क्या है। भाई एटम, ठीक है, एटम एटम कुछ होगा, चलो ठीक है, रोल क्या प्ले करता है, इसका रोल क्या है हमारे जिंदगी में। एक सीक्रेट बताओ, ये छोटा दिखने में तो है पर इसका काम छोटा नहीं है। क्यों? केमिकल रिएक्शंस। तुम जो सॉल्ट खाते हो ना, नमक, सब्जी में डाल के नमक खाते हो, नमक के बिना कुछ चलेगा नहीं। शुगर लेते हो, इतना मिठाई खाना पसंद है ना, ये सब कहां से आता है, सॉल्ट, शुगर, ये सब कहां से बनता है, केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, एटम से। सॉल्ट का एग्जांपल देता हूं, NaCl, सोडियम प्लस क्लोरीन। वो सोडियम एटम प्लस क्लोरीन एटम दोनों मिला के बनता है आपका सॉल्ट। इसको बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये ध्यान से देख लो। अब ये जो होते हैं ना, इतने छोटे होते हैं एटम्स, इतने छोटे होते हैं। आपके बाल का एक है ना, एक स्ट्रैंड, उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ क्या आ सकते हैं, एटम्स। इतना छोटा है। आपका मैं वो बस पर्सपेक्टिव लगाने के लिए आपको मैंने ये बताया कि आप कितने फिट हो सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं अर्ली आइडियाज अबाउट एटम्स। एटम्स के बारे में पुराने फिलोसोफर्स ने क्या सोचा था, साइंटिस्ट नहीं, फिलोसोफर्स। डेमोक्रिटस नाम का एक आदमी था, ठीक है, डेमोक्रिटस। वो ग्रीक फिलोसोफर था, ठीक है। उसने बोला था मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। मैं तो ये ऑलरेडी बता चुका आपको, फिर से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही सेम चीज उसने भी यही बोला था। पर जब मैंने बोला था ना, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मैं एविडेंस बेस्ड, प्रूफ बैक्ड, तब मैं कह रहा हूं। पर जब इसने कहा ना, डेमोक्रिटस जी ने, तब इसका जो स्टेटमेंट था, इट वाज नॉट एविडेंस बेस्ड। उसने बस कह दिया था ऐसी। ठीक है, इंडियन फिलोसोफर कन्नड़ जी, उन्होंने क्या बोला था इन एटम्स को, इन्होंने बोला था परमाणु। इन संस्कृत इट मींस द स्मॉलेस्ट थिंग, स्मॉलेस्ट एटम, लाइक स्मॉलेस्ट थिंग। ठीक है, पर यही तो आइडियाज नहीं थे बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं था इनको प्रूव करने के लिए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं डाल्टन जी के बारे में, जो कि एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक अपना खुद का मॉडल भी बनाया था। ठीक है, उनका नाम था जॉन डाल्टन। 1808 में भैया, 1808, तुम्हारे पूर्वजों के भी पूर्वज, तब उन्होंने अपना फर्स्ट साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी दी थी। दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन जी। ताली बजाएगा, ताली बजाएगा। ठीक है, मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। क्या बोला था उसने, उसका थ्योरी क्या थी? देखो ये याद रख लेना, हम थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, फैक्ट्स नहीं। ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है ना, आजकल जो भी हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, सब थ्योरीज है। पर हम, आप बोलोगे कि पर अभी भी जो हम यूज करते हैं वो भी तो एक थ्योरी है।
वो थ्योरी है बट इट मेक्स द मोस्ट सेंस एंड वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, इसलिए हम उसे फॉलो करते हैं। पर कीप इन माइंड कि ये सब थ्योरीज ही है, अभी भी फैक्ट्स नहीं है, ठीक है। चलो, मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, इस भाई साहब ने भी यही सेम चीज बोला जो डेमोक्रिटस और इंडियन फिलोसोफर कन्नड़ में कहा था, ठीक है। पर इसने ये भी कहा कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तुम एटम को काट पाट तुम ऐसे उसको क्रिएट नहीं कर सकते हो कि मैंने एक बना दिया सॉल्ट एटम। सॉरी, सॉल्ट का एटम होता है, होता है, तुमने बोला सॉल्ट का एटम होता है, कहां से आ जाते हैं ये लोग। NaCl, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम का एटम, आज मैंने सोडियम का एटम बना दिया, मैंने नया एटम बना दिया, ऐसा हो सकता है? नहीं आ सकता। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है। जो सेम, फॉर एग्जांपल वो क्या बोल रहा है, ये थ्योरी, ये लाइन का मतलब क्या है, कार्बन एटम जो है, कार्बन एलिमेंट जो है, उसके सारे कार्बन एटम्स सेम होने चाहिए, सब के सब सेम। अब सही है या गलत है हम देखेंगे आगे स्लाइड में, सब्र करो आएगा अभी। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन सिंपल रेशियोज, ठीक है। सिंपल रेशियोज में ये कंपाउंड होते हैं एटम्स, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं इनके लिमिटेशंस। सब चीज सही नहीं बोली थी भाईजान ने, हाँ कुछ गलत भी थे, हाँ बड़े होते हैं पर सब सही नहीं होते, हाँ याद रख लो। एटम्स आर डिविजिबल, भैया उनसे भी छोटे होते हैं, एटम सबसे छोटी चीज नहीं होता। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, पर एटम से भी छोटा क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला है, सब्र करो, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस, यानी कि जब डाल्टन जी ने बोला था कि नहीं एटम्स जो होते हैं एक एलिमेंट के सारे सेम होते हैं, नहीं, क्योंकि कार्बन एलिमेंट जो होता है उसके कोई कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से डिफर हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो उसमें वो पता है कैसे डिफरेंट होता है, जो न्यूट्रॉन का नंबर होता है, क्योंकि हम पढ़ने वाले प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, पर मैं आपको ये बता देता हूं, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को ही बनाता है वो एटम का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है उसका जो मास होता है और जो प्रोटॉन का मास होता है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है। पर पता है क्या, न्यूट्रॉन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन चेंज इन सेम एलिमेंट डिफरेंट एटम्स, और यही बोलता है कि डिफरेंट एटम्स इन द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट masses, इसलिए नॉट ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, याद रख लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैंने तो कह चुका हूं कि इट इज डिविजिबल, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स डाल्टन जी नहीं एक्सप्लेन करता है। अब हम उनका ना एक वो देखते हैं, उनका मॉडल कैसा था, ठीक है। उन्होंने अपना कैसे इमेजिन करा था अपने एटम को, ये था उनका एटम, देख लो ये है उनका एटम, सिंपल सा, हाँ पता है तुम लोग को भी सिंपल चाहिए, सिंपल सा, कुछ नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल सा एक बॉल बना दिया, उसमें थोड़ा कलर वलर कर दिया, सबसे छोटा पार्टिकल है, इंडिविजिबल है, सॉलिड है, सिंपल है, बस खत्म कहानी। नहीं, ये तो उसका मॉडल था, अभी आएंगे असली वाले मॉडल्स, रुको, ठीक है। चलो आ गए अभी सब एटॉमिक पार्टिकल। अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम किससे बना होता है, सब चीज एटम से बना होता है, पर एटम भी किसी चीज से बना होता है। वो किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से। जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां रहता है, होता कहां है वो, ठीक है। वो ये जो शेल्स देख रहे हो ना बाहर, ये जो आप शेल्स देख रहे हो, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, किसी को अगर सीखना है ना कि ड्राइंग गलत कैसे करते हैं, भाई आ जाओ, भाई ये चैनल पर आ जाओ, मैं सिखा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा। ये शेल्स देख रहे हो ना, ये इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इनका चार्ज क्या होता है, कैसे चार्ज होता है इनका नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव होते हैं ये, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या चार्ज क्या होता है और वो कहां प्रेजेंट है। प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। और उसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, इट इज पॉजिटिव। प्रोटॉन मींस पॉजिटिव चार्ज। आप कैसे याद कर सकते हो, प्रोटॉन
किससे शुरू होता है? पी से, एंड पॉजिटिव किससे शुरू होता है? वो भी पी से शुरू होता है, इसलिए प्रोटॉन इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज। चलो नेक्स्ट, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? भैया एक सेकेंड, प्रोटॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन शेल्स में, ये आप न्यूट्रॉन को कहाँ फिट करोगे? अरे भैया न्यूक्लियस में और भी जगह है, न्यूट्रॉन भी वहीं आ जाता है। न्यूट्रॉन बोलता है मैं भी वहीं रहूंगा प्रोटॉन के साथ, कहाँ आ जाता है वो? न्यूक्लियस में आ जाता है, ठीक है। एंड उसका चार्ज क्या होता है? उसका चार्ज ही नहीं होता, नो चार्ज, नो चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, नो चार्ज। इट इज नॉट नेगेटिव, इट इज नॉट पॉजिटिव, न्यूट्रल। हाँ, वो किसी पंगे में नहीं रहता, मैं इसके साथ जाऊंगा, इसका साइड लूंगा, बीच में रहता है वो आराम से अपना खुद, ठीक है। चलो अब हमने ये तो देख लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डिस्कवर कैसे करा लोगों ने और किसने डिस्कवर करा? आ गए हमारे जे थॉमसन जी, तालियां हो जाएगी। जे थॉमसन जी, उन्होंने हमारा डिस्कवर करा था इलेक्ट्रॉन। आज हम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं ना, ये जे थॉमसन जी की वजह से हम पढ़ पाते हैं, ठीक है। चलो उन्होंने कैसे डिस्कवर करा था और उनका मॉडल क्या था? चलो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उनका एक्सपेरिमेंट का नाम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। यही है वो एक्सपेरिमेंट। हाँ, सब लाए आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरीज। अभी लास्ट में एमसीक्यू भी आने वाला है, वो देख लेना, वो एनसीईआरटी सीबीएसई बेस्ड है पूरा। हाँ देख लेना वो, ठीक है। पर आपके लिए हम ये भी लाए हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये जो ये है ना, ये कैथोड है, ठीक है। कैथोड इज कनेक्टेड टू ए नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या है? एनोड। यहां क्या है? एनोड। कनेक्टेड टू व्हाट? पॉजिटिव टर्मिनल। दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल। एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव, सॉरी एक सेकंड, हाँ अरे यार ये प्रॉब्लम है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, कि किससे कनेक्टेड है, किस से कनेक्टेड, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पढ़ेंगे। ये जो स्क्रीन है ना, ये जिंक सल्फाइड से बनी है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो, जिंक सल्फाइड से। क्या करता है ना, इसमें प्रेशर एकदम लो कर देता है, मतलब बहुत ज्यादा कम प्रेशर, ज्यादा कम, ऑक्सीमोरॉन इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है। बहुत ज्यादा कम प्रेशर पर जो वोल्टेज कर देता है ना, इतना हाई कर देता है, एकदम हाई कर देता है वो वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज को एकदम हाई कर देता है। तो पता है क्या होता है जो वोल्टेज को हाई करता है? क्या होता है बताओ 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 भाई, क्या होता है वोल्टेज जब हाई करते हैं? वोल्टेज जब हाई करते हैं तब ये स्क्रीन जो है ना, ये ग्लो होने लग जाती है। ग्लो होती है, ग्लो, हाँ ग्लो, ऐसा मस्त ग्लो होता है, ठीक है, ग्रीनिश ग्लो होता है। पर होता क्यों है ग्लो, वो बाद में देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि जे थॉमसन जी, पता है जब इसको देखा ग्लो हो रहा है, इतने खुश हो गए। क्यों खुश हुए पता है क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि पार्टिकल्स यहाँ शूट हो रहे कैथोड से, और उन्होंने बोला यही पार्टिकल्स को उन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने बोला ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। एक सेकंड, पार्टिकल शूट हो रहे हैं इसलिए वो ग्लो हो रहा है स्क्रीन, समझ आ गया। जे थॉमसन ने उन्हें क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स, समझ आ गया। नेगेटिव कैसे, आप कैसे कह सकते हो? आप इतने स्ट्रांगली कैसे बोल सकते हो वो नेगेटिवली चार्ज थे? कैसे बोल सकते हो? अरे भैया ये जो कैथोड है, कैथोड किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल से। मैंने बोला था ये अच्छे से देख लेना स्टार्टिंग में, क्योंकि ये काम आने वाला है। नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए जो शूट कर रहा है, जो पार्टिकल्स जो शूट कर रहा है वो कौन से चार्ज के होंगे? वो भी नेगेटिव के होंगे। इसलिए जो पार्टिकल यहां से टकरा के वो स्क्रीन को ग्लो करवाया, वो किससे, वो कौन से चार्ज के बने थे? नेगेटिव। और इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। उसका मॉडल कैसा था? उसने अपना मॉडल बनाया ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करा, पर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या, कंक्लूजन क्या? एक मॉडल, और वो ये है वो मॉडल, ठीक है। चलो ये मॉडल को पता है क्या बोला था?
प्लम पडिंग मॉडल, हाँ भूख लग रही है, भूख लग रही है, अरे सब्र कर ले, क्लास के बाद खा लेना, ठीक है। प्लम पडिंग मॉडल, इसमें क्या उसने डिजाइन करा था, उसको ऐसा लगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस में होते हैं, बस एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर में, मैटर है, ठीक है। ये जो ये सब देख रहे हो ना, ये सब जो है बाहर का, ये जो भी है, उसने एज्यूम करा ये सब जो भी जिस एटमॉस्फेयर में है ना, जिस मैटर में वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट कर रहे, वो क्या है, वो ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ओके। मतलब इसका जो पूरा, जैसे सेल है, सेल में क्या होता है, सेल में जेली लाइक वो सब्सटेंस होता है ना, साइटोप्लाज्म, उसमें सब चीजें होती है, बायोलॉजी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी, चलो किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो वैसे ही साइटोप्लाज्म की तरह ही साइटोप्लाज्म की तरह ही इसका ये जो पॉजिटिवली चार्ज मैटर होता है, ये उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, ये एम्बेडेड वर्ड याद रखना, क्योंकि मैंने पहले क्या बोला था, फ्लोटिंग, पर फ्लोट नहीं होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। और एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर, चलो। और जब पॉजिटिव स्फीयर होता है, मतलब अगर ये सब एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, दोनों काउंटरैक्ट करते हैं और वो क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल। उसका ये सोचना था, मैं ये नहीं कह रहा हम ये आज यूज करते हैं, मैं कह रहा हूं उसका ये सोचना था, पर उसने हमें क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन दे दिया था। चलो नेक्स्ट आ गए हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी, तालियां बजा के उनको वेलकम कराओ, उनको वेलकम करो भाई, बहुत बड़े साइंटिस्ट और उन्होंने हमारा बहुत ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। क्या दिया उन्होंने कंट्रीब्यूशन, किसका कंट्रीब्यूशन दिया, किसका कंट्रीब्यूशन दिया, चलो अभी पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या कंट्रीब्यूशन दिया उसने, ठीक है। सो उसने एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा, ठीक है, उसमें से ना उसने अल्फा पार्टिकल शूट करे, उसने अल्फा पार्टिकल शूट करे और एक गोल्ड फॉइल रखा, एक गोल्ड फॉइल रखा सामने, ठीक है, ये गोल्ड फॉइल है। उसके अराउंड क्या था, एक डिटेक्टर था जो कि डिटेक्ट कर पाता किसको, अल्फा पार्टिकल्स को। अमीर था ये, अमीर है, तुम्हें अमीर है ना तो पढ़ाई कर लो। गोल्ड फॉइल रखवाया है, गोल्ड फॉइल, ठीक है। क्या करा उसने, ये जो बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे, जब उसने गोल्ड फॉइल से पास करवाया, क्या हुआ हम बाद में बात करेंगे, पर उसने क्यों करा वो हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो गोल्ड फॉइल होता है ना, उसमें क्या होते हैं, सब चीज किससे बना है, एटम से। तो गोल्ड फॉइल भी किससे बना है, टमाटर से, हाँ एटम से बना है। तो ये गोल्ड फॉइल भी एटम से बना है, ठीक है। तो उसको डिस्कस करना था कि एटम्स मतलब खाली होते हैं, कुछ होता है, क्या होता क्या है, ठीक है। इसलिए उसने अल्फा पार्टिकल शूट करे। तो उसे शूट करना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए, देखो सीधे चले गए थ्रू द गोल्ड फॉइल, वो चले गए। कैसे पता उसे, डिटेक्टर के द्वारा, डिटेक्टर के मदद से उसको पता चला सीधे चले गए। पर कुछ थे अल्फा पार्टिकल्स जो कि स्लाइटली एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, स्लाइटली एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। पर कुछ अतरंगी अल्फा पार्टिकल्स पता है क्या करा, चलो बताते हैं। वो गए, फिर बोला भाई मुझे नहीं जाना, मैं तो जा रहा हूं घर, वापस घर आ गए, वापस घर आ गए। यानी कि वो सीधे जाके सीधे वापस आ गया। कुछ तो था उसमें जिससे टकरा के वो अल्फा पार्टिकल वापस आ गया, और दूसरे पार्टिकल्स को क्या होता है, टच करके, किसी चीज से टच करके वो डिफ्लेक्ट होते हैं। पर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे थे, सीधे जा रहे हैं, ठीक है। पर जो बाउंस बैक हुए थे ना, वो बहुत कम थे, वेरी फ्यू। कंक्लूजन क्या था फिर रदरफोर्ड जी का, उसने ये सब एक्सपेरिमेंट करने का उसने क्या सोचा, क्या कंक्लूजन पर पहुंचा, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, क्योंकि सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे चले गए, इट पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, क्योंकि वो गोल्ड फॉइल से उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिला, वो सीधे चले गए डिटेक्टर के पास।
तो इट इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। एटम जो होता है वो मोस्टली एम्प्टी स्पेस का होता है। पर एटम में एक स्मॉल डेंस न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा अल्फा पार्टिकल्स थे जो रेडियो एक्टिव सोर्स से शूट हो रहे थे गोल्ड फॉइल के तरफ, वापस आ रहे थे, शूट हो रहे थे और वापस आ रहे थे। और कुछ थे जो कि वहां जाके डिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी कि कुछ तो था एटम में भी, कुछ है जो कि कुछ को तो एकदम वापस भेज रहा है, कुछ को डिफ्लेक्ट कर रहा है। वो छोटा होगा पर जरूर कुछ तो है, और वो उसको क्या है, वो है स्मॉल डेंस न्यूक्लियस, एकदम डेंस, जो कि अल्फा पार्टिकल को सीधे वापस भेज सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसका एटॉमिक मॉडल कैसा था? उसका एटॉमिक मॉडल कुछ ऐसा था। ठीक है, ऐसे ये कूल लगता है ना, ऐसे जब गूगल पे सर्च करते हो ये कार्बन एटम कुछ करते हो तो ऐसी दिखता है, थोड़ा ऐसे वो सर्कल करते हैं, समझ आता है। इसका ही मॉडल था ये रदरफोर्ड जी का। क्या था? डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज ऑल, क्या बोला था उसने? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। ये देख रहे हो आप, ये किसके अराउंड है? न्यूक्लियस के अराउंड। तो वो रिवॉल्व करे, इसमें ये क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इसको क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स। तो वो रिवॉल्व करे न्यूक्लियस के अराउंड, विच इज पॉजिटिवली चार्ज। एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। ये सब जो आप देख रहे हो ये सब क्या है? एम्प्टी स्पेस है ये। ठीक है, पर पता है क्या, इसमें हैरानी की बात ये है कि इसका जो मॉडल था ना, अगर ध्यान से देखोगे तो जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स है इसके अराउंड, वो ऑर्बिट करते करते वो एनर्जी रेडिएट करके वो सीधे न्यूक्लियस में स्पाइरल हो जाते हैं, कोलैप्स होता है। फिर पूरा का पूरा एटम अनस्टेबल हो जाता है, पूरा का पूरा एटम कोलैप्स हो जाता है बेसिकली, क्योंकि वो जब रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, वो जब बार जैसे जाते रह जाए, बताया ना मेरी ड्राइंग खराब है, जाने दो, तुम कॉन्सेप्ट समझ लो। तो जब वो वापस ऐसे गोल गोल जा रहे हैं, वो एनर्जी रेडिएट करेंगे, लूज करेंगे, और सीधे वो न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएंगे, एटम को अनस्टेबल बना देगा। पर एटम तो स्टेबल होना चाहिए, इसलिए ये मॉडल स्टेबल और प्रैक्टिकल नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ किसका? न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक का नाम था किसके पास? प्रोटॉन के डिस्कवरर के पास। ठीक है, उसने डिस्कवर करा कि प्रोटॉन जो होता है, न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवर करा था। उससे क्या होता है? न्यूट्रॉन जो होता है उसका कोई चार्ज नहीं होता, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो मास होता है ना, वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। न्यूट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन के बराबर में होता है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता हूं मैं, थोड़ा सा डिफर हो सकता है, पर ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मोस्टली हम बोलते हैं कि वो इक्वल है प्रोटॉन से। एंड वो कहां प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों एक साथ प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। चलो नेक्स्ट आ गया हमारा आजकल का मॉडल, मॉडर्न मॉडल MM, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसके मेन पोस्टुलेट्स, मेन सजेशंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करता है। ये पॉइंट ये बोर वो समझा पाया जो कौन नहीं समझा पाया था? रदरफोर्ड, क्योंकि उसके जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो एनर्जी रेडिएट करके गिर जाते न्यूक्लियस में। पर जो बोर जी ने क्या बोला था? वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं, उसका फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। और जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? शेल्स। ये जो आप शेल्स देख रहे हो ना, ये एक शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये शेल्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। नो एनर्जी लॉस इन फिक्स्ड शेल्स।
जो रदरफोर्ड नहीं कर पाया वो बोर्जी ने कर लिया, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या था ना, वो ये नहीं बता पाया कि वो फिक्स्ड है कि नहीं। उसने बोल दिया हाँ वो ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है तो लूज भी करके कोलैप्स हो जाएंगे, पर इसने स्पेसिफाई करा कि नो एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस नहीं करता, इसलिए वो अपने शेल में ही रहेगा, अपने टेरिटरी में वो घूमते रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ वो अपने टेरिटरी में ही घूमते रहेगा, ठीक है। शेल्स का भी उसने क्या करा, नामकरण सेरेमनी रखा, नेम गिविंग सेरेमनी। क्या था, फर्स्ट शेल जो था, ठीक है। चलो हम थोड़ा इरेजर का भी इस्तेमाल करते हैं भाई, मुझे पता है अच्छे ड्रॉअर्स इरेजर का इस्तेमाल नहीं करते, पर इसलिए तो मैं अच्छा ड्रॉअर नहीं है। चलो तो पहला शेल का नाम उसने क्या रखा था, के। ये जो पहला शेल है ना, इसका नाम उसने रखा था के। दूसरे का क्या रखा था, एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, ठीक है। के एल एम एन ओ, अल्फाबेट्स पढ़े हैं ना, पढ़े हैं, हाँ पढ़े हैं तुमने अल्फाबेट्स, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना होता है एक शेल में, अरे यार 2, 8, फिर 7 नहीं 18, फिर 31। फॉर्मूला बताते हैं, टिप बताते हैं हम आपको, सब लाते हैं टिप विप सब देते हैं हम। हाँ, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी का आसान तरीका याद करने का है 2n², और n क्या होता है, n होता है इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर। यानी कि फर्स्ट शेल जो है, चलो मन में करो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो शेल होता है, फर्स्ट शेल जो होता है 2n², n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल, 1 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर 2, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वाह ताली बजाओ, अपने में ताली बजाओ, ठीक है। दूसरे शेल में कितने होंगे, n इज इक्वल टू 2, सो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 4 टाइम्स 2 8, तो दूसरे शेल में कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर तीसरे में कितने होंगे 18, फिर 32, फिर 50। तुम कोशिश कर लो सब सारे के एल एम एन ओ के सारे शेल्स के तुम करो, कॉपी में करो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। करेक्ट तो हो गई, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो पढ़ाऊंगा गलत है, ठीक है। चलो 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 नेक्स्ट जाते हैं, वेलेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस, मैंने स्टार्टिंग में बोला था एटम्स किस लिए मदद कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो पूरा और वेलेंसी के ऊपर ही बेस्ड होता है। मैंने एक वीडियो बनाया केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, आप जाके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा वेलेंसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों। वेलेंसी मतलब होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल जो होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका न्यूक्लियस, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं ड्रॉ कर अभी, ठीक है। तो इसके अराउंड क्या है हमारे पास शेल्स, कितने शेल्स है इसमें, 2 शेल्स है, ठीक है, 2 शेल्स है। 2 शेल्स जो है, अब वेलेंसी हमें किस में काम आएगा, लास्ट शेल में, मतलब पहले में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले शेल में। दूसरे में कितने होते हैं, अभी मैंने बताया ना 2 टू द पावर 2, 4 टाइम्स 2 8, 2n², याद करो, नोट्स वैसे होंगे डिस्क्रिप्शन में, फिर देख लेना, लिख लेना, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, 2n² तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। पर कितने हैं इसके पास, 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक नहीं है भाई साहब के पास, एक है ही नहीं, गरीब है, एक है ही नहीं इसके पास। इसका वैलेंसी क्या है, 1, इसका वैलेंसी है 1, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये होता है वैलेंसी। डिपेंड्स ऑन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, एंड वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी कि इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब कंबाइन करेगा तो वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। वो आप केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल से जाके मैं पढ़ाऊंगा, वहां आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग आप पूरा अच्छे से समझ जाओगे मैं क्या बता रहा हूं इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैटर क्यों करता है यार, ये मैटर नहीं, वो वाला मैटर नहीं, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो वाला मैटर बोल रहा हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतना मैटर क्यों करता है, मैंने आपको बताया था इसका रोल, हेल्प्स अंडरस्टैंड मैटर, हाँ वही वाला मैटर बात कर रहा हूं मैं, फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री जो है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रहा हूँ आपको, केमिस्ट्री जो होता है वो एटम के बिना कुछ होता ही नहीं है। आपका जो पूरा पीरियोडिक टेबल है,
केमिकल कॉम्बिनेशन है, सारे के सारे आपके ये एटम से ही क्या होते हैं, एटम के ऊपर ही बेस्ड होते हैं एंड इट एक्सप्लेन्स रिएक्शंस। ठीक है, सो आ गया हमारा एमसीक्यू। हाँ, अब मैं पढ़ा रहा था इतनी देर से, ऐसे ही नहीं पढ़ाऊंगा, अब तुम्हारा टेस्ट भी लूंगा। टेस्ट करो भाई, चलो चलो। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। मैंने तुम्हें बताया था प्रेजेंटेशन में, अगर आप जाके देखो मैंने एटॉमिक नंबर बताया था। क्या होता है, क्या होता है, चलो 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। क्या होता है, प्रोटॉन्स। अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गए, ताली हो। चल, गलत। प्रोटॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जो शेल जो पूरा एटम होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होता है, उसका ही मास मैटर करता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, उसका क्या होता है, नेग्लिजिबल मास। इसका मास मैटर ही नहीं करता। बोले साइड हट, चल 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 साइड हट, तेरा कोई वर्थ ही नहीं है, निकल। क्योंकि इसका मास होता ही नहीं, एकदम मिनिमल, काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। Which of the following statements is not correct? Which of the following statement is not correct according to Bohr's atomic model? हमने पढ़ा बोर के बारे में। ये 4 स्टेटमेंट्स है आपके पास, इसमें से आप डिसाइड करो कौन सा सही नहीं है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। पढ़ो पढ़ो, 5 सेकंड दे रहा हूं। 5 वाला स्किप सेकंड वाला बटन मत दबाना। हाँ, 5 4 3 2 1। क्या है आंसर, जल्दी बोलो, क्या है, क्या है। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, मुझे पता है तुमने डी लिया है ना, डी लिया है, वेरी गुड। क्योंकि डी जो है, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप शेल्स। तुम स्मार्ट हो, हैं? एडिट्स बना देना इस पे, थोड़ा कोल्ड एडिट्स। सी है आंसर। क्यों? क्योंकि जब जंप शेल करेगा तो ऑफ कोर्स वो एब्सॉर्ब कर सकता है, रिलीज कर सकता है, पर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा होगा, पर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमें ये तो पता है फॉर श्योर कि ये गलत है, ये तो गलत ही है, क्योंकि हमने पढ़ा कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो पर ये तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली व्हाइल रिवॉल्विंग, ये तो गलत है, यानी कि अभी तो गलत चीज भी सही आंसर होता है। ठीक है, तो ये है करेक्ट। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द एम शेल। चलो याद करो मैंने क्या कौन से बोलते हैं, मैंने इसलिए पूछा था तुमसे अल्फाबेट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। चलो याद करो 5 4 3 2 1। पहला शेल के, दूसरा शेल एल, तीसरा शेल एम, चौथा शेल एन, फिफ्थ शेल ओ। कौन सा शेल चाहिए हमें, एम शेल चाहिए। थर्ड शेल 2n square, n is equal to 3, 3 to the power 2 equals to 9, 2 times 9 equals to 18। आंसर क्या है, 32 नहीं 18, सही आंसर है 18। दैट्स द करेक्ट आंसर। देखो मैंने आपको लिख के कर दिया कैसे आप वो फॉर्मूला की यूज कर सकते हो। के आप बोलोगे भैया KLMNO, ये तो फिर 5 शेल्स हो गए, उससे ज्यादा पूछे तो मोस्टली आपको उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये KLMNO ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये 5 शेल्स को आप याद कर लो और इसका फॉर्मूला 2n स्क्वायर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। धन्यवाद सबके लिए जो कि लास्ट तक रुके आज, और मेरा एकदम दिल से शुक्रिया कहता हूँ जो कि मेरा पूरा वीडियो देखा और नोट्स लिखे, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स दूंगा, आप वहाँ से भी देख लेना।
जो भी आपको लिखना है। पर थैंक यू वेरी मच, और कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।